वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम पिछले सेशन में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेगमेंट में काम कर रहे थे, जिसके तहत हमारा जो टॉपिक था वो बायोटेक्नोलॉजी का था। तो इस लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमने जो है आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और ये बताया कि सेल स्ट्रक्चर के अंतर्गत वो कौन कौन सी कंपोनेंट हैं जो कि आपके बायोटेक के स्टडी के लिए जो है एक आधार प्रदान करेगी। जैसा कि बायोटेक का जो सिलेबस है यूपीएससी मेंस पेपर 3 में मेंशन्ड है, तो इसलिए आपको बखूबी इसको पढ़ना होगा। यहाँ तक कि प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस तीनों चीज़ों में आपका इस जो है बायोटेक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इस श्रृंखला में हमने अब तक लगभग 4 लेक्चर आपको दे चुके हैं। बाकी आज 5वां लेक्चर जो शुरुआत करेंगे, जिसके तहत रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, यानी पुनर्योजन जीन प्रौद्योगिकी, हिंदी में इसको कहा जाता है। दोस्तों, आप हिंदी में आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लिखा है, हालांकि हिंदी मेरी बहुत अच्छी नहीं है, तो आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। तो आपका ये जो टॉपिक है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसका क्या यूज है? पहली चीज़ की ये बायोटेक में जो आप ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। क्योंकि यहीं से मेन आपका मॉडर्न बायोटेक की शुरुआत होती है। ठीक, अब इसके तहत आप पढ़ोगे कि किस तरीके से जीन का मतलब रिकॉम्बिनेशन होता है, रिकॉम्बिनेंट होकर के मतलब अलग अलग सोर्सेज से उसको मिला करके एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाया जाता है। उस डीएनए को बनाने के मेथड्स क्या होती हैं, ठीक, कौन कौन से उसके टूल्स लगते हैं, ठीक, और इसका क्या उपयोगिता है उपयोगिता है आपके पेपर 3 के लिए और इवन आपके इंटरव्यू के लिए। ठीक, तो ज़्यादा देर ना करते हुए इस पार्ट्स को स्टार्ट करते हैं। ओके दोस्तों, इस क्रम में आप देखोगे कि पहला ही टॉपिक लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी आप इसमें देखोगे कि ये 3 वर्ड से बना हुआ है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। अब डीएनए की अगर हम बात करें तो याद रखिए कि डीएनए पे हम लगभग इस पे 1-2 लेक्चर ले चुके हैं पहले, और इसमें आपको मैंने बखूबी बताया कि डीएनए का लोकेलाइजेशन कहाँ होता है सेल में, और किस तरीके से आगे रेप्लिकेशन करता है। ठीक, जो है रेप्लिकेशन करता है, और भी कई एसोसिएटेड टर्म जैसे ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्टोम क्या होता है, ठीक, पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन क्या होते हैं, जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ये सभी चीज़ें जो है आपके बायोटेक के लिए बहुत ज़रूरी कंपोनेंट हैं। तो इसके तहत आप देखो तो पहला पार्ट लिखा है फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न बायोटेक, यानी ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो होता है जो है ये क्या है कि मॉडर्न बायोटेक के लिए एक फाउंडेशन यानी एक जो है स्तंभ का काम करता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर का काम करता है। ठीक, इसके साथ याद रखिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी होता क्या है। दोस्तों, पहले तो समझिए, पहले तो ये जानो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मतलब ये है कि जो डीएनए है वो क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी या स्थानांतरित होने वाला जो है मटेरियल है, यानी हेरिडिटरी मटेरियल है। और ये कहाँ पाया जाता है, सेल के न्यूक्लियस के अंदर, और कुछ हद तक ये माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक, इतना तो चीज़ें हम पहले बता चुके थे। अब इसके तहत आप ये समझिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए क्या होता है, कि जैसे कोई एक डीएनए मान लो आप रखा हुआ है, ठीक, किसी भी सोर्स हो सकता है, एनिमल सोर्स, प्लांट सोर्स, कहीं का भी माइक्रोब्स का सोर्स, ठीक, तो वो है। और एक होता है फॉरेन डीएनए। फॉरेन डीएनए का मतलब जिस डीएनए को इनकॉर्पोरेट करना है। अब आपको पता चलता है कि जो है कोई किसी ऑर्गेनिज्म के जीन व्यवस्था में अगर ये जो उसका जो है डीएनए है, तो उस डीएनए में जो स्ट्रैंड होंगी, इतने स्ट्रैंड को आपको क्या करना है, तब्दीली करनी है, और यहाँ पे आकर के नया स्ट्रैंड जोड़ना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। बिल्कुल वैसे ही आप थोड़ा सा समझ सकते हो एक लेमैन की तरह, कि जैसे आपका साइकिल अगर पंचर हो जाता है तो जो ट्यूब होता है, तो उसमें क्या होता है कि ट्यूब को जो है पहले रब किया जाता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है, यानी जो कटा फटा पार्ट होता है जहाँ से हवा निकलने का डर होता है, तो उसको रब किया जाता है। रब करके वहाँ पे कोई दूसरा जो है मटेरियल से चिपका दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो फिर एक नए तरीके से काम करना शुरू कर देता है। बिल्कुल वही प्रक्रिया यहाँ पे भी, यानी इस पूरे डीएनए में कुछ क्या किया जाएगा, यहाँ से पार्ट को कट किया जाएगा और इसी पार्ट के जगह पे कोई नया पार्ट जोड़ दिया जाएगा, तो वही जोड़ने की जो प्रक्रिया कहलाएगी वो क्या कहलाएगी, रिकॉम्बिनेशन कहलाएगी। ठीक, तो ये रिकॉम्बिनेशन की प्रोसेस हो गई। तो अब याद रखिए कि ये रिकॉम्बिनेशन की जो प्रोसेस है वो कैसे होगी, ये डिफरेंट प्लांट के सोर्सेज से, डिफरेंट एनिमल के सोर्सेज से,
अलग अलग सोर्सेज से जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट किया जाएगा और उस जेनेटिक मटेरियल को मैनिपुलेट करके उसके जीन व्यवस्था में परिवर्तन किया जाएगा। देखा जाएगा कि कौन कौन से जीन उसमें मतलब जुड़ेंगे। तो अब जुड़ने के लिए ऐसा थोड़ी है कि कट कर दिया, जो है कैसे कट किया, ठीक, और क्या क्या जोड़ा, तो इसका एक प्रोसेस, एक प्रक्रिया है। यानी जोड़ने के लिए भी, कट करने के लिए भी जो मेथड्स हैं, उन्हीं मेथड्स को आज आगे बताए जाएंगे। ठीक, तो आपने रिकॉम्बिनेंट डीएनए की प्रोसेस समझ ली। यानी इसमें खास चीज क्या होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत, कट एंड पेस्ट। ठीक, तो कट करने के लिए, जैसे अब आपने उसी टायर का एग्जांपल मैं लेता हूं, ट्यूब का एग्जांपल लेता हूं कि आपने कट करने के लिए कैंची से कट कर दिया, लेकिन यहाँ पे डीएनए को कट करने के लिए किस चीज की जरूरत होगी, उसके लिए जरूरत होती है मॉलिक्यूलर सीजर की जरूरत होती है। अब मॉलिक्यूलर सीजर क्या होता है, वो होता है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होते हैं। तो ये एक तरीके से जो है किसी बैक्टीरिया से या अदर माइक्रोबियल सोर्सेज से निकाले जाते हैं, ठीक, आइसोलेट किए जाते हैं और इसी के माध्यम से क्या किया जाता है, डीएनए को कट किया जाता है। अब याद रखिए, कोई चीज कट किया जाएगा तो कट करने पे क्या होगा कि उसके जो कई तरीके की कट होंगे। एक होता है तो कट करने का, तो ट्यूब का एग्जांपल लेते हैं, तो ट्यूब में भी कट करोगे तो कुछ पार्ट्स जो होगा ब्लंट कट होगा, मतलब उतना शार्पली कट नहीं होगा, और कुछ पार्ट जो होगा बहुत शार्पली कट हो जाएगा। तो यही प्रोसेस इसमें भी अपनाते हैं। तो ये जो कट करने का जो तरीका होगा, एक होगा ब्लंट कट, ठीक, एक होगा स्टैगर्ड कट। ठीक, यानी उस डीएनए को कट करने के लिए अब कट करोगे तो कुछ जगह वहां पे बच जाएगा, ठीक, और उस जगह को भरने के लिए जिस चीज की जरूरत होती है उसको हम बोलते हैं क्या, जो है लिंकर डीएनए बोला जाता है, या एक तरीके से बोलते हैं डीएनए लाइगेज। ये एक तरीके से पेस्ट मटेरियल कह सकते हो। जैसे कि आप सब कुछ बनाने के बाद से अब चिपकाने वाला जो काम करते हो, उसके लिए क्या करते हो, ट्यूब को, उसके लिए कोई मतलब ग्लू मटेरियल यूज करते हो, या सिंपली जो लिटरल मीनिंग में अगर कहा जाए सुलेशन का यूज किया जाता है, तो उसके लिए चिपकाने के लिए। तो वैसे यहाँ पे भी क्या होता है कि पहले चीज की रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से डीएनए को कट करोगे, और जब जोड़, और उसके बाद से फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट करोगे होस्ट डीएनए में, और उसके बाद से क्या होगा कि उसको जोड़ने के लिए जिस चीज का यूज करोगे उसको हम बोलते हैं T4 डीएनए लाइगेज। ठीक, इतना ज्यादा आपको डिटेल नहीं समझना, बस समझने के लिए प्रोसेस के लिए बस बता रहा हूँ। ठीक, ओके। इसके बाद से देखिए, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है, इस पे 1972 में एक साइंटिस्ट थे पाल बर्ग करके एक साइंटिस्ट थे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में। इन्होंने इस पे बहुत अच्छे लेवल पे काम किया कि इसके अलग अलग माइक्रोबियल सोर्सेज से, अलग अलग बैक्टीरिया, वायरसेस, प्लांट, एनिमल्स, इन सब से क्या किया कि डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया। इसके अंदर क्या किया, होस्ट डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया, और डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको कट किया। कट करने के बाद से किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के माध्यम से। उसके बाद से कुछ फॉरेन डीएनए का या कुछ डिजायरेबल डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया होस्ट डीएनए में। उसके बाद से क्या हुआ कि उसके बाद से उसको एक बैक्टीरियम में फिर से इनकॉर्पोरेट कराया, और उसके बाद से क्या हुआ कि एक नया प्रोडक्ट तैयार किया जिसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट बोला गया। ठीक, या रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोला गया। तो ये पूरे प्रोसेस को पाल बर्ग ने किया था। उसके बाद से जीन मॉडिफिकेशन। जीन मॉडिफिकेशन का मतलब यही प्रोसेस है कि जीन की व्यवस्था में, यानी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, यानी जितने भी नाइट्रोजिनस बेसिस हैं एक डीएनए के लिए, उनके व्यवस्था में जो परिवर्तन किया जाए, ठीक, किया जाए, तो उसी को हम जीन मॉडिफिकेशन कहते हैं। जीन मॉडिफिकेशन के अंतर्गत होता ये है कि डिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, इनकॉर्पोरेट करते हैं, और अनडिजायरेबल जीन को क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। यानी सिंपली शब्दों में समझें कि खराब चीज को बाहर निकाल देंगे और अच्छी चीजों को जो है उस जीन में तब्दीली कर देंगे, ला देंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होगा कि आज की डेट में जितना आप प्रयोग देख रहे हो कि उन्नत प्रकार के जो है गाय, भैंस, बछड़े, ठीक, तैयार किए जा रहे हैं एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए, दूध ज़्यादा देंगे या और भी कई चीज़ें। इसके साथ साथ खाद्य पदार्थों में भी कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जीन व्यवस्था में परिवर्तन के माध्यम से ही हो पा रहा है। ठीक, तो इसको आप इस तरीके से समझेंगे। तो जीन मॉडिफिकेशन का मतलब क्या हुआ कि जीन व्यवस्था में तब्दीली करना, डिजायरेबल जीन को ले आना, अनडिजायरेबल जीन को एग्जिट कर देना, यानी निकाल देना। ठीक, इसके बाद एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है, उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग का मतलब क्या है, जैसे नॉर्मल इंजीनियरिंग जो होती है
उसी तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग है, प्रोटीन इंजीनियरिंग है। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या करेंगे, जीन व्यवस्था में ही कुछ परिवर्तन करेंगे, किसी चीज़ को मतलब जोड़ेंगे, किसी को क्या करेंगे, कट करेंगे, और इसी प्रोसेस को जोड़ तोड़ करके जो प्रोसेस किया जाएगा उसी को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब याद रखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्म यूज होता है, वो होता है वेक्टर। वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वेक्टर ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि प्लाज्मिड के रूप में हो सकता है, बैक्टीरियोफेज के रूप में हो सकता है, ठीक, और भी कई एसोसिएटेड माइक्रोब्स के फॉर्म में हो सकते हैं, जिसके सहारे क्या करते हैं कि कुछ एक तरीके से एक व्हीकल का काम करते हैं ये, जिनके माध्यम से जीन को पहुंचाने का काम किया जाता है होस्ट डीएनए में, ठीक। तो इनकॉर्पोरेशन इन होस्ट लिखा भी है कि होस्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करने के लिए वेक्टर की जरूरत होती है, जो कि आपको आगे पढ़ाएंगे वेक्टर क्या होते हैं, ठीक। इसके बाद से इसको एक और नाम से भी जाना जाता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या इसी को जीन क्लोनिंग भी कहा जाता है, ठीक, या इसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो चीजें थी इससे रिलेटेड था कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है क्या। अब बात आती है कि स्टेप्स ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, कौन कौन से स्टेप्स हो सकते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। तो इसको आप देखिए, पहला जो पार्ट है आइसोलेशन ऑफ होस्ट डीएनए, होस्ट डीएनए को आइसोलेट करना, ठीक। होस्ट डीएनए को कैसे आइसोलेट करोगे, न्यूक्लिक एसिड। अब याद रखिए कि मैंने एक चीज आपको पढ़ाया था कि सेल है तो सेल के सबसे आउटर लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल वॉल हो सकता है, इसके बाद से साइटोप्लाज्म होगा और इसके बाद से न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, जिसके अंदर क्या होंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए होगा या आरएनए होगा, ठीक। तो इस जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे कि ले करके होस्ट डीएनए से लिया जाएगा। अब ले करके क्या करेंगे, होस्ट डीएनए से ले लिया जाएगा, आइसोलेट किया जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि आसानी से उसको ले लिया, उसको आइसोलेट करने के कई टेक्निक्स होंगे, यानी डीएनए बैंड्स को सेपरेट करना होगा, ठीक। इसके बाद से क्या करेंगे, फ्रैगमेंट, यानी उस डीएनए को मान लो कुछ इस तरीके से डीएनए है, तो इनको क्या करेंगे कि सेगमेंट को फ्रैगमेंट किया जाएगा, फ्रैगमेंट को जो है कट किया जाएगा, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में वो काट देगा। कट करेगा तो कोई कट ब्लंट इंड होगा, कोई कट स्टैगर्ड इंड होगा, तो इससे मतलब ज़्यादा नहीं है। इसके बाद आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। अब देखेंगे कि जो डीएनए यहाँ पे कट किया गया रहेगा कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे होगा, कुछ जो है इस तरीके से होगा, तो ऐसे ऐसे बेसिस इसको लगी रहेंगी। तो इसको क्या करेंगे, डिजायर्ड जो शेप साइज के होंगे, ठीक, तो इनको क्या करेंगे, उनको आइसोलेट कर लेंगे। अब आइसोलेट करने के बाद एक अगली प्रोसेस को देखेंगे। अब इसी प्रोसेस में देखेंगे अगला कि जो आपने आइसोलेट किया डिजायर्ड फ्रेगमेंट को, उसका क्या करेंगे, लाइगेशन कराएंगे, लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर में लाइगेज कराएंगे, यानी जोड़ेंगे। इसके बाद ट्रांसफरिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट, होस्ट के अंदर इसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। इसके बाद कल्चरिंग ऑफ होस्ट सेल इन मीडियम एट लार्ज स्केल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। यानी इतनी जो बातें आपको मैंने बताया, उसी बातों को मैं एक डायग्राम के रूप में बताऊंगा कि जिससे आप आसानी से समझ जाओगे कि ये पूरे जितनी हमने बातें कही उसको कैसे हुआ है। यानी सबसे पहले आपने क्या किया, एक डीएनए लिया, कैसा, होस्ट डीएनए, और यहाँ पे जो मैंने डॉटेड लाइन में लिखा है यानी एक वेक्टर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, यानी वेक्टर के अंदर जो है फॉरेन डीएनए है, मतलब एक जो डिजायरेबल जीन है जिसको बाहर से उस होस्ट डीएनए में इनकॉर्पोरेट करना है। यानी देखो यहाँ पे तो पहला प्रोसेस क्या कहलाएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल को किस तरीके से कंस्ट्रक्ट करोगे, यानी अब यहाँ पे हमने कुछ पार्ट्स लगाया है ऐसे, ठीक। अब इसको आप यहाँ तक मान सकते हो, यानी याद रखो कि सिर्फ इतने से इतने के अंदर के जीन की व्यवस्था को क्या करना है, तब्दीली करनी है, ठीक। यानी इस बेस पेयर को क्या करनी है, तब्दीली करनी है। तो यानी यहाँ पे क्या करोगे, कट लगाओगे, तो कट लगाने पर आप देखोगे कि एक यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बन गया, ठीक, जुड़ेगा। अब इस पूरे जो जुड़ने के प्रोसेस में इसमें दो प्रोसेस यूज हुई है। पहला क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से इस डीएनए पार्ट को सेपरेट किया, तोड़ा जाएगा, ठीक, छोटे छोटे, और डिजायर्ड जब डीएनए सैंपल बन जाएंगे तो उन सैंपल को क्या करेंगे, जो है डीएनए लाइगेज के माध्यम से,
क्या करेंगे कि इसको जोड़ देंगे और जोड़ करके जो एक पार्ट होगा वहां पे इसको फिट कर देंगे। तो इसको जब ये प्रोसेस आप देखो कि इतना जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है उसको यहां तक कर दिया और रेड वाला यहां तक कर दिया, तो इस पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बोलेंगे। ठीक, इसके बाद से इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक आपने देखा होगा बगल में मैंने एक बैक्टीरिया लगाया है, लिखा है, यानी बैक्टीरियल सेल है। यानी ये बैक्टीरियल सेल किसकी तरह काम करेगा, एक वेक्टर की तरह काम करेगा। अब इस वेक्टर को क्या करेंगे कि इन दोनों को मर्ज कराएंगे। अब मर्ज कराने के बाद से देखेंगे कि यहाँ पे डीएनए मॉलिक्यूल आप देख रहे हो कि ये बैक्टीरियल सेल हो गया और यहाँ पे डीएनए का जो मॉलिक्यूल है ये यहाँ पे आ गया, यानी ये वाला पार्ट यहाँ पे आ गया। अब इसके बाद से आप देख रहे हो कि यहाँ पे अपनी नंबर्स को कुछ बढ़ा रहा है और जब नंबर खूब ज़्यादा बढ़ गया इसके अंदर, यानी इस सेल के अंदर, तब जाकर के सेपरेट हुआ और सेपरेट होकर के आप देख रहे हो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना लिया। यानी कंप्लीट जो है एक किस तरीके से जो है एक होस्ट डीएनए लिया गया, उसके अंदर एक फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट कराया गया, इनकॉर्पोरेट कराने के बाद एक हाइब्रिड डीएनए बना, उस डीएनए को फिर बैक्टीरिया में ग्रो कराया गया। ग्रो कराने के बाद देखा कि इसकी सेल नंबरिंग कैसे बढ़ रही है। अब सेल नंबरिंग के बाद इसको सेपरेट किया और सेपरेट करने के बाद एक क्लोन का फॉर्मेशन किया। तो एक एक स्टेप को देख लो यहाँ पे, यानी जो दूसरा स्टेप था वो ट्रांसफरिंग इनटू होस्ट सेल, होस्ट सेल के अंदर किस तरीके से ट्रांसफर किया गया। तीसरा जो पार्ट था मल्टीप्लिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हुआ। तीसरा डिवीजन ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल देख रहे हो एक पार्ट से दो पार्ट में टूट गया। और उसके बाद पांचवा जो है न्यूमरस सेल डिवीजन रिजल्ट इनटू क्लोन, मतलब एक क्लोन में तब्दील हो गया। यानी पूरी की पूरी जो व्यवस्था है ये आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की यही है। और याद रखिएगा इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं कि वेरियस जीन में तब्दीली की जाती है, तो उससे हम डिजायर्ड प्रोडक्ट, जैसे आप कह सकते हो कि हाइब्रिड सिप बनाने का, यानी भेड़ बनाने का जो प्रोसेस चल रहा था, या एनडीआरआई में जो है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है डिजायर्ड बुफेलोज वगैरह बनाई जाती थी, जिसके माध्यम से क्या था कि ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें, मिल्क दे सकें। इसके बाद से गोल्डन राइस की बात कर लें हम, तो गोल्डन राइस के केस में भी बीटा कैरोटीन को किस तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाए, ठीक। इसके साथ साथ वैक्सीन बनाने की क्या टेक्निक्स हो सकती है, मेडिसिन बनाने की क्या टेक्निक हो सकती है, या जीन थेरेपी में क्या टेक्निक हो सकती है। यानी इस पूरे व्यवस्था को समझने के लिए जो आधार बिंदु होगा वो होगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है दोस्तों, तो इसका अगला पार्ट अगले सेगमेंट में क्या है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यानी आरटीडी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के तहत मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल क्या है, ये आपने बीटी जीन देखा होगा, यानी आपका ये जो एग्जांपल है ये बीटी कॉटन का एग्जांपल है। बीटी कॉटन के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि ये क्या था कि इंडिया के अंदर कॉटन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है कुछ मैकेनिज्म किए गए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो उसके तहत क्या किया गया कि इसके माध्यम से जो इसके सेल्स थे यानी उसका जीनोम था उसमें जो है कुछ तब्दीली की गई, किसके माध्यम से, बीटी जीन के माध्यम से। याद रखिएगा कि प्रॉब्लम क्या थी कि जो कपास का प्लांट था यानी कॉटन का जो प्लांट था उसमें कीड़े लग जाते थे, यानी कैटरपिलर जो उसमें लगते थे, या एक तरीके से लार्वल स्टेज में जो इंसेक्ट लगते थे तो क्या करते थे, पूरे प्लांट को तबाह कर देते थे। तो इस चीज़ों को बचाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया गया। उसके तहत क्या किया गया, मोनसांटो से कुछ सीड्स भी मंगाई गई कंपनी जो है, तो इसके माध्यम से क्या किया गया कि कुछ मैकेनिज्म किए गए उसके जीन व्यवस्था में बदलने के लिए। यानी उस कॉटन के प्लांट के अंतर्गत बीटी जीन क्या किया गया, इनकॉर्पोरेट किया गया। तो बीटी जीन किससे प्राप्त किया गया, एक बैक्टीरिया है जिसको बोलते हैं बैसिलस thuringiensis करके है, ठीक। ये इस बैक्टीरिया से इस बीटी जीन को निकाला गया। अब इस बीटी जीन को निकाला गया तो उसका फायदा क्या हुआ कि इस बीटी जीन को प्लांट में इंजेक्ट कर दिया गया, उसके प्लांट के जो जीनोम था, मतलब सेल का जो जीनोम था उसमें इंजेक्ट कर दिया गया, और उसके तहत क्या हुआ, इस बीटी जीन से बीटी टॉक्सिन निकला। अब ये बीटी टॉक्सिन जो था उस इंसेक्ट जो उस पर अफेक्ट कर रहा था उसने क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो एब्जॉर्ब किया तो उसके इस जो है सेल या उसके गट वाले पार्ट में चला गया और ये जो टॉक्सिन है, और उसको क्या कर दिया, स्वेलिंग कर दिया, जिसके माध्यम से उसमें कई तरीके के ऐसे फीचर्स डेवलप हुए उस इंसेक्ट के अंतर्गत कि जिसके माध्यम से उसकी डेथ हो गई, ठीक, उस टॉक्सिन की वजह से। यानी क्या हुआ, उस टॉक्सिन की वजह से डिसरप्ट द
गेट फंक्शन, यानी गट का जो फंक्शन था, यानी उसके बॉडी एक तरीके से कह सकते हो कि एलिमेंट्री कैनाल और जो उसके एक तरीके से आमाशय वाले पार्ट में आप कह सकते हो, या उसका जहाँ से वो ग्रहण कर रहा था उस पार्ट में क्या हुआ, उसकी फंक्शनलिटी जो कि डिस्टर्ब हो गई, यानी सही तरीके से अपने कार्य को अंजाम नहीं दे पाता। एक तरीके से अफनाहट में क्या हो गया कि उस जो है इंसेक्ट की मौत हो गई। ठीक, एक सिंपली समझिए। तो सेलेक्टिव किलिंग ऑफ क्रॉप फीडिंग इंसेक्ट, और इसके बाद से ये फायदा हुआ कि जो क्रॉप के प्रोडक्शन के दौरान जो ये इंसेक्ट लगते थे, उस इंसेक्ट का खात्मा हुआ किसके माध्यम से, इस बीटी जीन के माध्यम से, और प्रोडक्शन अचानक बढ़नी शुरू हो गई। तो ये तो चूंकि प्रोसेस किसका था, एक कॉटन प्लांट का था। ठीक, और इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज की गई कौन सा था, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो एक तरीके से ये भी आपका ये एप्लीकेशन है किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अब याद रखिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में करते समय कौन कौन से टूल्स यूज किए जाएंगे। याद रखिएगा टूल्स यूज इन द बायोटेक, तो उसमें दो तरीके के आपको टूल्स देखने को मिलेंगे। पहला होगा कि एंजाइम्स यूज करेंगे। एंजाइम्स के बारे में मैंने क्या बताया था, एंजाइम एक क्या होता है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रेट आप रिएक्शन को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक, और एंजाइम के अंत में नॉर्मली आप देखे होंगे कि कुछ एज करके आता है, जैसे इन्वर्टेज, माल्टेज, इस तरीके से आपने देखा होगा, तो वो चीज़ें आती हैं। और याद रखिए ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। तो ये कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। तो इसमें मुख्यतः तीन तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। पहला क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लिएजेज या रेस्ट्रिक्शन एंजाइम भी बोलते हैं। ये क्या करता है, मॉलिक्यूलर सीजर की तरह काम करता है और डीएनए सेगमेंट को कट करने का काम करता है। अब उस कट डीएनए सेगमेंट को जो पेस्ट करने का काम करेगा वो डीएनए लाइगेज करेगा, यानी इसी को हम बायोलॉजी की भाषा में बोलते हैं, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स की भाषा में बोलते हैं T4 डीएनए लाइगेज। ठीक, और याद रखिएगा कि तीसरा जो पार्ट है डीएनए पॉलीमरेज का। डीएनए पॉलीमरेज का यूज किसके लिए करते हैं, जो है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए, उसके रिपेयर के लिए और मेंटेनेंस के लिए करते हैं। तो इतनी चीजें सिर्फ आपको जानकारी रखनी है, क्योंकि ये पीटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आज डेट में एस्पेक्ट होता जा रहा है, जो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो बस इसको थोड़ा बहुत जानते रहिएगा, इसके माध्यम से आपको आंसर लिखने में आसानी होगी। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाने का मैं भी प्रयास करूंगा, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी बहुत अलग तरीके की है। इसके बाद से वेक्टर्स की बात करते हैं। वेक्टर्स क्या होंगे, वेक्टर्स एक व्हीकल होते हैं, मतलब एक तरीके से क्या कह सकते, मीडियम कह सकते हो, जिस माध्यम से क्या होता है कि फॉरेन डीएनए को होस्ट डीएनए में पहुंचाया जाता है। तो उसके लिए कौन कौन से मैकेनिज्म है, पहला है प्लाज्मिड, ठीक, दूसरा है बैक्टीरियोफेज, तीसरा है बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और इसी के अंतर्गत क्या है, एक और है ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। तो इसमें अब व्यवस्था क्या समझिए कि इसके माध्यम से सेल के अंदर क्या किया जाएगा कि सेल के अंदर जो उसका होस्ट जीनोम होगा, उसी होस्ट जीनोम के अंदर फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हेरिडिटी डिटरमिनेंट होता है। ठीक, इसी तरीके से बैक्टीरियोफेज भी होता है। इन तीनों माध्यम से इन तीनों माध्यम से क्या होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को अंजाम दिया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसको तैयार किया जाता है। तो कभी कभी ये तीनों दे करके आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं। देखोगे कि अगला मेथड जो है वेक्टरलेस या डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ जीन। वेक्टरलेस का मतलब क्या, अभी तक आपने वेक्टर के बारे में समझा, और वेक्टरलेस मतलब बिना वेक्टर के किस तरीके से जीन का ट्रांसफर होगा। तो इसके लिए 4 मेथड जो है बताए गए हैं, जिसके तहत आप देखो, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रोपोरेशन, दूसरा है सेल मेडिएटेड ट्रांसफर, तीसरा है माइक्रो इंजेक्शन, और चौथा है जीन गन। याद रखिए इसका डिटेल एनालिसिस आपके लिए जरूरी नहीं है, सिर्फ इसके नाम से परिचित रहें। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देते हैं जिससे आपको थोड़ी जानकारी हो जाएगी, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा यूज आपके प्रीलिम्स मेंस के लिए भी जरूरी नहीं है, लेकिन कभी कभी इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। ठीक, अगर आपका बैकग्राउंड बायोटेक्नोलॉजी हो तो इसको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो याद रखिए कि पहला ट्रांसफर बाय इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब ये होता है कि इसमें जेनेटिक मटेरियल को क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए को इस जो है जिस पार्ट में होगा, यानी सेल के कंपोनेंट के तहत होगा, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड के माध्यम से ले जाएंगे। यानी इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने की वजह से क्या होगा कि जो सेल के अंदर जो है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होंगे, उनके अंदर क्या होगा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, और उसके माध्यम से डीएनए सैंपल अलग हो जाएंगे, यानी डीएनए को आइसोलेट कर लिया जाएगा। दूसरा मेथड क्या है, केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफर। केमिकल मेडिएटेड ट्रांसफर के तहत क्या करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन लेते हैं केमिकल के रूप में, और
फास्फोरस से रिलेटेड एक केमिकल लेते हैं। तो फास्फोरस रिलेटेड केमिकल को क्या बोलते हैं? डीएनए फास्फेट बफर। डीएनए फास्फेट बफर यानी क्या यूज किया यहाँ पे? कैल्शियम क्लोराइड और डीएनए फास्फेट बफर, इन दोनों को यूज करके क्या करेंगे कि डीएनए को सेपरेट किया जाएगा। ठीक, डीएनए फास्फेट बफर का यूज करके, तो इसके माध्यम से डीएनए को सेपरेट कर लिया जाएगा। ठीक, और आसानी से इसको ट्रांसफर किया जा सकता है। इसके बाद से माइक्रो इंजेक्शन मेथड। माइक्रो इंजेक्शन मेथड सिंपल एक निडल या सिरिंज टाइप का मेथड है, जिसके माध्यम से क्या करते हैं कि जीन को जो है जिसके माध्यम से फॉरेन जीन को क्या करते हैं? होस्ट डीएनए में निडल के माध्यम से ट्रांसफर करते हैं, माइक्रो इंजेक्शन मेथड। और इस मेथड से ट्रांसजेनिक एनिमल, ट्रांसजेनिक प्लांट, इस तरीके की चीज़ें तैयार होती हैं। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं? फर्टिलाइजेशन के समय इसमें क्या जो है वही फॉरेन डीएनए को इनकॉर्पोरेट किया जाता है होस्ट डीएनए में। इसके बाद से नेक्स्ट मेथड है जीन गन। जीन गन भी कुछ इसी से मिलता जुलता मेथड है, जिसमें प्लाज्मिड डीएनए को लेकर के या प्लाज्मिड्स को लेकर के क्या करते हैं कि ट्रांसफर किया जाता है जीन मेथड। ये पूरी चीजें आपको एनसीईआरटी जो है 11th-12th की बुक में आपको मिल जाएगी, बायोलॉजी वाले एनसीईआरटी में, तो इसको आप देख सकते हो वहां से। इसके बाद से सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट है आज का, वो है एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का आप कौन सा यूज, आप क्या एप्लीकेशन देखते हो कि, तो ये जो चीज़ें हैं आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से और अदर स्टेट पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलेवेंट है, और इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में। यानी ये आपका इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि क्या इसका एप्लीकेशन है। और याद रखिएगा जहाँ जहाँ एप्लीकेशन का पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोब्स। माइक्रोब्स के प्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, जिसके तहत ह्यूमन एनिमल से जो प्रोटीन्स जो निकाले जाते हैं या प्रोटीन आइसोलेट होते हैं, तो प्रोटीन्स एंड एंजाइम को जो आइसोलेट किया जाएगा बाय द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो ये जो होगा क्या होगा कि इसमें इसका यूज होगा। तो याद रखिए कि माइक्रोब्स का प्रोडक्शन करना, ह्यूमन एनिमल प्रोटीन एंड एंजाइम का, तो वो कौन कौन से प्रोटीन होंगे? इंसुलिन हो सकता है और काइमोसिन हो सकता है। तो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसके बाद से क्या है? बेटर वैक्सीन्स। वैक्सीन्स के डेवलपमेंट के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जो कि आगे जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये पढ़ाया जाएगा। चूंकि आज का जो समय चल रहा है वो कोरोना वायरस थ्रेट्स के रूप में आप देख रहे हो, तो इसके लिए कौन सी वैक्सीन बनाई जा रही है, क्यों बनाई जा रही है, उसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, ये सभी चीज़ें आगे के लेक्चर्स में आपको बताई जाएंगी। तो वैक्सीन्स के डेवलपमेंट में इसका यूज करते हैं। इसके बाद हार्मोन्स के डेवलपमेंट में इम्प्रूव डिजीज थेरेपी, यानी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सहारा लिया जाता है। इसके बाद से आप देखोगे इम्प्रूव्ड क्वालिटी, फ्लेवर एंड टेस्ट। मतलब क्वालिटी, फ्लेवर और टेस्ट, मतलब जैसे आप मस्टर्ड प्लांट के लिए एक बात की जा रही थी कि उसके रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू या जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू उसके जीन में परिवर्तन किया जाए और उसको और ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिच बनाया जाए, या अदर जो है फूड आइटम्स को भी बनाया जाए। जैसे आप गोल्डन राइस की भी बात कर लो, टोमेटो की बात कर लो, तो इन सब में कुछ परिवर्तन किया जाए, तो इसके थ्रू भी आप देख सकते हो। लेकिन इसका भी अपने कुछ इशूज हैं, एथिकल इशूज हैं, जिसके ग्राउंड पे आज तक इसकी अभी कुछ अप्रूवल का काम चल रहा है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे तो चल रहा है, लेकिन अभी तक इसको भारत में मान्यता नहीं मिल पाई है। ठीक, ये अपना एक अलग डिबेट इशू है। तीसरी चीज़ क्या? इम्प्रूव प्लांट एनिमल प्रोडक्टिविटी। मतलब प्लांट एनिमल प्रोडक्टिविटी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके तहत आप देखते हो कि डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट तैयार किए जाते हैं। मतलब इसमें रोग नहीं लगेगा, यानी रोग लगेगा भी तो अपने आप को रेसिस्ट कर लेंगे पर्टिकुलर डिजीज के प्रति। ठीक, इसके बाद से देखोगे वाइड रेंज बेनिफिट है। वाइड रेंज बेनिफिट क्या है? पॉल्यूशन कंट्रोल के रूप में इसका यूज होता है, जैसे वाटर पॉल्यूशन के रूप में देख सकते हो, एयर पॉल्यूशन के रूप में देख सकते हो। और साथ साथ में क्या होता है, इसके माध्यम से बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स बनाई जाती हैं। बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक का मतलब आज डेट में प्लास्टिक जो है एक बहुत बड़ा थ्रेड बना हुआ है सोसाइटी के अंतर्गत, जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रो प्लास्टिक्स जो है ओशियानिक ओशियानिक नेचर को, या सिंपली कह सकते हो ओशन में जो पॉल्यूशन के लिए बहुत बड़ा कारण बनी हुई है। तो माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा फ्लोरा और फाना के लिए मरीन जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए एक तरीके से थ्रेट बना हुआ है, तो उसके लिए प्रॉब्लम काज कर रहा है। एल्गल ब्लूम काज कर रहा है, साथ साथ में ओशन एसिडिफिकेशन को बढ़ाने में मदद कर रहा है। तो ये सभी जो चीज़ें हैं आप देख सकते हो कि उससे निजात पाने के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी इसका यूज किया जा रहा है। ठीक, दूसरा क्या है? इंक्रीज्ड एग्री इल्ड डिजीज प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब एग्रीकल्चरल के इल्ड को बढ़ाएगा
ठीक है, और साथ में प्रोडक्शन कास्ट को घटाएगा, मतलब पैदा करने के लिए किसके माध्यम से, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन के माध्यम से इसका आप देख सकते हो। लेकिन इसके भी कुछ इथिकल इश्यूज हैं, इसको आपको आगे बताई जाएंगी। इसके बाद से क्या, रिड्यूस एलर्जी फ्रॉम सम फूड, कुछ फूड से एलर्जी को भी कम करने में मदद करता है। और इसके बाद से क्या है, स्लो फूड स्पॉयलेज, मतलब फूड को सड़ने से बचाने की जो दर होती है उसको कम कर देता है, यानी बहुत लंबे समय तक फूड को रिटेन रखेगा। ठीक, तो ओवरऑल आपने ये पूरी चीज़ें क्या है पढ़ी, जिसके तहत आपने देखा कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, ठीक, ये कैसे काम करता है, कौन कौन से उसके टूल्स हैं, किस तरीके से जीन ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक, होस्ट डीएनए में फॉरेन डीएनए का कैसे इनकॉर्पोरेशन होता है, और ओवरऑल उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखा। ठीक, आशा करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और अगर नहीं भी आया होगा तो आप अपने पॉइंट्स कुछ लिख सकते हैं, और इसी के आधार पे आपका जो अगला सेशन होगा इसी से मिलता जुलता कोई चीज़ होगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।